नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमें अल्टीमेटम मिल गया है बांग्लादेश की तरफ से। उनका अल्टीमेटम यही है कि शेख हसीना जी को अपने घर वापस भेज दीजिए। बहुत रह ली वहां पर, ठीक है। अभी उनको घर की याद आ रही होगी, तो आप इनको घर भेज दीजिए। आप उनको जबरदस्ती वहां पे रख नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है या फिर कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक कैलकुलेटेड गेम है, ये तो हमें नहीं पता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये अल्टीमेटम दिया क्यों है। और उससे भी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को इतना बड़ा स्ट्रिक्ट स्टेंस लेना पड़ गया, ठीक है। तो इस कहानी कहाँ से शुरू हुई है, इस कहानी का क्या रास्ता है, क्यों शेख हसीना जी भारत आई और अभी तक यहीं पे बैठी है, कब वापस जाएगी, आज ये सारी चीजें हम देखेंगे। बात शुरू होती है जुलाई या अगस्त 2024 की, जुलाई रिवॉल्यूशन से, जिसमें शेख हसीना को पावर छोड़कर इंडिया भागना पड़ा था, ठीक है। इसके बाद मिड अगस्त 2024 में पीएम तारिक रहमान की इंडिया विजिट की बातें चल रही थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आया और ढाका ने इस विजिट को कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिशियल स्टैंड साफ था। क्या था? यही कि पीएम टर्की तारिक रहमान तब तक इंडिया नहीं आएंगे जब तक शेख हसीना और उस्मान हादी केस के कल्प्रिट्स का एक्सट्रेडिशन नहीं हो जाता, यानी कि उनको पूरा मार नहीं दिया जाता, तब तक ये जो है पीएम है तारिक रहमान भारत नहीं आएंगे। अगर इतना ही शेख हसीना जी को मारना है तो भाई साहब आप मत आओ, भले ही, ठीक है, आप वहीं पे बैठे रहो। बांग्लादेश इस एक्सट्रेडिशन को एक जरूरी शर्त बना रहा है, लेकिन इंडिया का इस पूरे स्टैंड ऑफ पर क्या एग्जैक्ट लीगल और डिप्लोमेटिक स्टैंड है? भाई इंडिया की साइड भी तो हमें सुननी पड़ेगी ना। देखो, यहाँ दोनों देशों की अप्रोच बिल्कुल अलग है। डिमांड क्या की जा रही है और उसका रिजेक्शन क्या है और रियलिटी क्या है, ये देखते हैं। डिमांड ये की जा रही है कि ढाका का कहना है कि शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के कन्विक्शंस के बेसिस पर हैंडेड ओवर किया जाए, कि भाई उधर जो क्राइम्स रिलेटेड ये इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, उसके हिसाब से तो शेख हसीना जी को हमारे यहाँ पे आपको भेजना ही भेजना पड़ेगा। लेकिन रिजेक्शन क्या आ रहा है? इंडिया ने इसे डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करने का साफ मना कर दिया है कि भाई ये जो तुम घटिया हरकतें कर रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, और हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये रिजेक्शन हुआ तो इसकी रियलिटी क्या है? इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है कि एक्स्ट्राडिक्शन एक स्ट्रिक्टली जुडिशियल मैटर है जो कोर्ट्स तय करती है। इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट्स या पॉलिटिकल अल्टीमेटम से अलग रखा जाना चाहिए। ये भी सही बात है कि भाई जो ये आप बोल रहे हो कि एक्स्ट्राडिक्शन होगा या फिर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट उनको जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो जुडिशियल मैटर है। बट ये जो प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान है, ये तो पॉलिटिकल, ये तो हमारी पॉलिटिकल बात है, ये तो हमारी राजनीति से रिलेटेड चीजें हैं, तो उन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। और जो तारिक रहमान है वो बोल रहे हैं कि अगर नहीं भेजा तो हम तो देख लो, अभी ये नहीं आएंगे आपके पास, जैसे कि इंडिया मर रहा है उनसे बातें करने के लिए। दोनों देशों के इस आमने सामने आने से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, यही कि अगर बांग्लादेश इंडिया पर इतना डिपेंड करता है तो ऐसी अल्टीमेटम क्यों दिया? भाई इतना गुस्से वाला अल्टीमेटम दे दिया। कल तक तो वो इंडिया से पेट्रोल का, डीजल की भीख मांग रहा था कि हमें इतना दे दो प्लीज, दोस्ती के नाते दे दो, हम आप पे डिपेंड है, दे दो। लेकिन आज अचानक उन्होंने हमें अल्टीमेटम दे दिया, वो भी इतना गुस्से वाला। देखो, यही असली पैराडॉक्स ऑफ पावर कहलाता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक रूटीन प्राइम मिनिस्टर विजिट और डिप्लोमेटिक फोटो ऑप को रोकना, ये इनका बांग्लादेश का लिवरेज, उनकी डिमांड है कि विथ होल्डिंग अ रूटीन प्राइम मिनिस्टर विजिट एंड अ डिप्लोमेटिक फोटो ऑप, यानी कि मैं आऊंगा, ठीक है, विजिट होगी, लेकिन उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी इंडिया ने क्या बोला है कि क्रिटिकल डीजल सप्लाई, ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, टेक्सटाइल रॉ मटेरियल्स और फ्रेश वाटर फ्लो चाहिए तो आना पड़ेगा। इंडिया ने ये बोला है कि आप डिमांड कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सप्लाई चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि तो आखिर बांग्लादेश उस देश को अल्टीमेटम क्यों दे रहा है जिस पर उसकी पूरी इकोनॉमी और डेली सर्वाइवल डिपेंड करता है? ये सबसे बड़ा सवाल यहीं पे है। वो जैसे ये सुनो, देखो, जैसे कि जो तारिक रहमान है और सामने इंडिया वाले बैठे हैं, पीएम मोदी बैठे हैं, वो बोल रहा है कि शेख हसीना जी को दे दो, नहीं आएंगे। तो यहाँ से पीएम मोदी ऐसे गिनवाते हैं कि क्रिटिकल डीजल सप्लाई, ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, टेक्सटाइल रॉ मटेरियल,
फ्रेश वाटर फ्लो चाहिए तो आना पड़ेगा और शेख हसीना जी यहीं पे रहेगी। सोचो उस टाइम क्या है, ऐसे ना मोदी जी की आन बान शान बढ़ जाएगी, मजा आ जाएगा उसे देखकर। इस सवाल का जवाब न्यू दिल्ली में नहीं बल्कि ढाका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और वहां के प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट में छुपा हुआ है कि भाई आपको हमारी इतनी जरूरत है फिर भी आप हमें अल्टीमेटम दे रहे हो, आप अपने बाप को ही आंख दिखा रहे हो। तारिक रहमान के ऊपर 3 तरह के हैवी प्रेशर्स है। पहला कौन सा है? पहला ये है कि वो यूथ और पब्लिक जो जुलाई रिवॉल्यूशन के लिए फुल अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट है जो रहमान को इंस्टेंटली डिवोर कर सकता है अगर वो इंडिया पर सॉफ्ट लगे। ठीक है। तीसरा ये है कि लोकल वोटर्स के आगे सोवरेन इक्वलिटी प्रोजेक्ट करना जरूरी होता है, उनको दिखाना जरूरी होता है कि देखो वो शेख हसीना वहां पे बैठी है, वो देशद्रोही है, उसको मैं वापस यहाँ पे लेके आऊंगा, उसको मारूंगा। तो कंक्लूजन बिल्कुल साफ है, एंटी इंडिया पोस्चरिंग तारिक रहमान के लिए एक जरूरी डोमेस्टिक शील्ड है, यानी कि वो ना चाहते हुए भी उसको ऐसा दिखाना पड़ रहा है कि भाई मैं इंडिया से नफरत करता हूँ। इंडिया से दोस्ती दिखाना फिलहाल उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा और वो ना चाहते हुए भी उसको ये सब करना पड़ता है। ठीक है। इस डोमेस्टिक प्रेशर को और बड़ा हवा तब मिला जब शेख हसीना का एक शॉकिंग स्टेटमेंट सामने आया। ठीक है। पैनिक तब और बढ़ गया जब हसीना जी ने पब्लिकली ये चीज बोली कि मुझे पता है कि अगर मैं वहां गई तो मुझे जेल में डाल देंगे या मार देंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने लोगों के पास जाऊंगी, मैं दिसंबर में लौटूंगी बांग्लादेश को वापस ट्रैक पर लाने के लिए मैं चली जाऊंगी। ठीक है। वो साफ साफ बोल रही है कि भाई मुझे पता है अगर मैं चली गई तो वो मुझे मार देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आई विल गो देयर। मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी, जो डेमोक्रेसी की उन्होंने हालत की उसको वापस ठीक करूंगी। हसीना के इस वॉलेंटरी रिटर्न वाले अनाउंसमेंट ने ढाका की जो सांसें हैं वो फुला दी है और टाइम लाइन अब उनके कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है। तो अब ढाका के पास क्या रास्ता बचा? वॉलेंट्री रिटर्न वर्सेस फोर्स एक्सट्रेडिक्शन में से वो एक्सट्रेडिक्शन को अल्टीमेटम प्राइस क्यों मानते हैं? ठीक है, कि भाई सामने से शेख हसीना जी ने बोल दिया है कि भाई मैं आ जाऊंगी, तो वो ऐसा इंडिया को ऐसे अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं फिर, जबकि उनको पता है कि वो आ जाएगी। देखो, ये है कंट्रोल ऑफ नरेटिव, कंट्रोल ऑफ टाइमिंग एंड नरेटिव की बातें है सारी। वॉलेंट्री रिटर्न में टाइमिंग हसीना जी के हाथ में होगी, लेकिन फोर्स एक्सट्रेडिक्शन में बीएनपी गवर्नमेंट टर्म्स डिक्टेट करेगी, यानी कि वो खुद को रुतबा ऊपर दिखाने के लिए कि देखो ये तो आ नहीं रही थी, हम लेके आए हैं, वो खुद को ऊपर दिखाने के लिए वो फोर्स एक्सट्रेडिक्शन मांग रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं। फिर दूसरा है कि वॉलेंट्री रिटर्न में शेख हसीना एक पॉलिटिकल मैट्रिम बनकर आएगी, लेकिन जबकि एक्स्ट्राडिक्शन में वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की तरह इंडिया से लाई जाएगी, यानी कि वो खुद से आती है तो उनको ऐसे ये माना जाएगा कि देखो अपनी मातृभूमि के लिए वापस आई है, यही हमारी असली नेता है। लेकिन अगर उनको घसीट के वापस लाया गया तो ये दिखाया जाएगा कि ये क्रिमिनल है और इसको हम घसीट के वापस लेके आए हैं। अगर वो फोर्स एक्सट्रेडिक्शन करते हैं तो ये जो एक्सट्रेडिक्शन है ये बीएनपी के लिए मैसिव डिप्लोमेटिक विन होगी, क्योंकि वो प्रूव कर पाएंगे कि उन्होंने इंडिया को बैंड कर दिया है, हाँ, खुद के आगे झुका लिया, ये वो लोगों को बता पाएंगे। इस पूरे स्टैंड ऑफ के बाद भी बांग्लादेश की फैक्ट्रीज और लाइट बल्ब कैसे चल रहे हैं? ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई तुम अपने बाप को यहाँ आंख दिखा रहे हो और फिर भी तुम्हारे घर में राशन आ रहा है, पीने के लिए पानी आ रहा है, लाइटें आ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। देखो यहाँ पे ढाका का यहाँ ड्वेल ट्रैक डिप्लोमेसी खेल चल रहा है। कैसे? एक तरफ है द इकोनॉमिक पाइपलाइन जो अभी चल रही है, जिसकी वजह से उसके पास आ रहा है। इसमें क्या होता है कि क्वाइट टेक्निकल चैनल्स और G2G कॉन्ट्रैक्ट को चुपचाप चलने दिया जा रहा है ताकि देश और फैक्ट्रीज जो है वो बिना रुके चलती जाए। अब पॉलिटिकल पाइपलाइन कौन सी है जो कि ब्लॉक हो चुकी है, इंडिया की तरफ से आती है, वो है पब्लिक डिप्लोमेटिक टाइज। पीएम विजिट्स हो, समिट्स को लाउड लाउड वॉइस में बॉयकॉट किया जा रहा है ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिकल पॉइंट्स जीते जा सके। यानी कि वहां की जो लोग है, वहां की जो जनता है ना, वो पीएम जी को बोल रही है कि आप इंडिया नहीं जाओगे, इंडिया खराब है, इंडिया से आपको दोस्ती नहीं रखनी है, और उनका मन रखने के लिए पीएम जी को खुद का मन मारना पड़ रहा है और वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती जा रही है। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा रियल इकोनॉमिक रियलिटी को बदल सकता है? सोचने वाला सवाल है कि भाई जरूरत तो उनको है इलेक्ट्रिसिटी की, अगर कल को इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई तो वो जनता वैसे ही उनको हटा देगी, और वो आई तो जनता और उनको हटा देगी। तो ये दोनों तरीके की मुसीबत में पीएम जो तारिक रहमान है वो फंस चुके हैं।
अगर हम ये बात करें कि अगर इस पॉलिटिकल ड्रामा को रियल इकोनॉमिक रियलिटी में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता, तो देखो जो 95% है बांग्लादेश की एनर्जी है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, वो वहां पे नहीं जनरेट होती है। 95% उनकी टोटल एनर्जी इंपोर्ट होती है। और डायरेक्ट सप्लाई कहाँ से आता है कि 10 से 15% जो एनर्जी है वो डायरेक्ट इंडिया से आती है। जो मेनली इंपॉर्टेंट रिफाइंड पेट्रोलियम और डीजल होते हैं वो इंडिया से आते हैं, इनका डायरेक्ट सप्लाई होता है। और इंडस्ट्रियल लाइफलाइन की अगर बात करूं तो इंडिया का रॉ कॉटन, यार्न और स्पेशलाइज्ड केमिकल सप्लाई करता है, जो बांग्लादेश की मल्टी बिलियन डॉलर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जिंदा रखते हैं। यानी कि उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी पहले इंपोर्ट करना पड़ रहा है इंडिया से, तब जाके उनकी जो मल्टी बिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी है या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है वो चल पाती है। तो रियलिटी क्या है? ट्रू बॉयकॉट बांग्लादेश को इंस्टेंटली अधीर और इकोनॉमिक रियून में धकेल सकता है कि भाई वो अपना देशभक्ति दिखाए कि नहीं, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, मेरी टेक्सटाइल बंद हो जाएगी तो कोई बात नहीं। अगर उन्होंने ये गलती की तो वो एक दिन में ही वहां अपनी कुर्सी को छोड़ पाएंगे, छोड़ सकते हैं या छोड़वा देंगे उनसे, अगर उन्होंने ऐसा कुछ सोचा तो। लेकिन शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए इंडिया से पंगा लेना लॉन्ग टर्म में क्यों भारी पड़ने वाला है? कि भाई आप तो हमें बोल दो कि भेज दो, शेख हसीना जी को वापस भेजो, वो हमारे हैं, हम उनके साथ कुछ भी करें। और चलो इंडिया ने भेज भी दिया, फिर इंडिया जो उसके साथ करेगा वो क्या? ठीक है, इंडिया को तो चलो वो बोल देगा, किसी और से बुलवा भी देगा कि उसको वापस भेजो, ऐसे कैसे कर रहे हैं ये लोग। लेकिन उसके बाद उसको क्या नुकसान होगा ये सोचने वाली बात है। देखो बांग्लादेश के पास अभी टाइम बहुत कम है। 1996 की जो हिस्टोरिक गंग जो उनकी ये थी हमारे साथ गैंग्स वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी, वो दिसंबर 2026 में एक्सपायर हो रही है। इंडिया होल्ड्स द कार्ड। अभी इंडिया के पास क्या है? इंडिया बॉर्डर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और फराक्का बैरेज से वाटर फ्लो सब पर कंट्रोल न्यू दिल्ली का है। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो वहां से सारे डैम बंद हो गए, जैसे कि पाकिस्तान के हो चुके हैं। अभी रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि 2024 में चीप पॉलिटिकल पॉइंट्स के लिए इंडिया को एलिनेट करना 2026 की एग्जेंशियल वाटर नेगोशिएशंस में बांग्लादेश की पोजीशन बहुत ज्यादा वीक कर देगा। ठीक है, और उनको लगता है कि वो फिर भी जीत लेंगे, तो आओ देखते हैं कौन जीतता है। तो इस पूरी सिचुएशन का फाइनल जियोपॉलिटिकल बॉटम लाइन क्या निकल कर आता है? देखो, शेख हसीना को लेकर दिया गया डिप्लोमेटिक अल्टीमेटम न्यू दिल्ली के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के डोमेस्टिक वोटर्स के लिए एक मैसेज था कि भाई मैं कर रहा हूँ, जो तुम चाहते हो वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक कैलकुलेटेड कराडे और पॉलिटिकल जो था, पॉलिटिकल से रिलेटेड था। चुपचाप इकोनॉमिक इंजन को चलाने दो और मेगाफोन पर चिल्लाकर हार्डलाइंस को, जो खुश है उनको खुश कर दो, अपने लोगों को कि भाई देखो मैं उनको वापस लेके आ रहा हूँ। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में इमोशनल गेम्स का रियल वर्ल्ड कंसिक्वेंसेस से बिल्कुल रिश्ता नहीं होता है। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इंडिया से डिप्लोमेटिक गुडविल खोना 2026 के रिसोर्स नेगोशिएशंस में बांग्लादेश को बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, वो थोड़ी सी भी उसने होशियारी दिखाई ना तो उसको बहुत ज्यादा ऐसे भुगतना पड़ेगा जैसे पाकिस्तान भुगतता है। तो ये था आज का वीडियो कि उनका अल्टीमेटम क्या था, इंडिया उस पर कैसे रिएक्ट करेगा ये तो इंडिया को पता है, बट इवन उनको भी पता है ठीक है कि इंडिया कैसे रिएक्ट करने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।